दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। इनसे हमारी कुंडली किस प्रकार से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारा जन्म कोई इस जन्म का ही नहीं है। सैकड़ों करोड़ों जन्म हम लेते आए हैं। पता नहीं हम कितनी योनियां भुगत चुके हैं, जिसका हमको मालूम भी नहीं। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट चार्ट है, हमारी प्रेजेंट कुंडली है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसको हम D1 चार्ट भी कहते हैं, वो क्या दर्शाता है? वो हमारा संचित कर्मों का चार्ट है। मतलब कि जितने भी हमने न जाने कितने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हमें नहीं मालूम। वो सारे जन्म जन्मांतर से इकट्ठे होते चले जाते हैं और सभी कर्मों का फल हम एक ही जन्म में नहीं काट सकते, क्योंकि हमारी एक निश्चित आयु होती है और निश्चित कर्म होते हैं जो हम हमारे प्रारब्ध के रूप में हम लेकर आते हैं, जो हमारे नवांश कुंडली के साथ जुड़े होते हैं। तो जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो नवांश कुंडली को देखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, जैसे कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और अदरवाइज भी इतनी नॉलेज आपको होगी कि हमारी जीन्स, जिसके कारण हमारा रंग रूप या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, वो एक जेनेरिक सिस्टम है, उसे हम जीन्स कहते हैं। उसके अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन फिर भी एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई बच्चा कैसा रूप लेकर पैदा होता है, किसी बच्चे के कर्म कैसे होते हैं, किसी की शक्ल सूरत कैसी होती है। एक ही माँ के, एक ही पिता के दो बच्चे एक से नहीं होते। कोई गोरा, कोई काला, कोई सुंदर, किसी के तीखे नैन नक्श, किसी को कोई विद्या। तो ये क्या है? ये एक्चुअली, जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स होती हैं, उसी प्रकार से जब हमारा जन्म होता है तो हमारे संचित कर्म, उनका कुछ हिस्सा, मान लीजिए हमने 100 कर्म किए हैं और हमें एक लाइफ स्पैन मिला है, तो उनको भोगने के लिए ईश्वर प्रारब्ध के रूप में 40 कर्मास हमें दे देता है और 60 कर्मास हमारे बाकी बच गए। तो हम प्रारब्ध के रूप में 40 कर्मास लेकर आए हैं, जो कि हमने भोगने ही भोगने हैं। आप चाहें या ना चाहें, अच्छे या बुरे, उनके रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो वो किस कुंडली से हम देखते हैं? संचित कर्मा जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो सारे D1 चार्ट में, हमारी कुंडली के D1 चार्ट में होते हैं। लेकिन जो कन्फर्मेशन होती है प्रारब्ध, मतलब वो हमें मिलेगा, वो कर्म हमें करने को मिलेंगे या उनका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम नवांश कुंडली से देखते हैं। तो इसलिए नवांश कुंडली हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए आपकी D1 चार्ट में आपके कुंडली के 5th हाउस में सूर्य देवता बैठे, और सूर्य देवता कौन से ईश्वर को, कौन से डायटी को रिप्रेजेंट करते हैं? श्री राम और लॉर्ड शिवा को। और हमारा पंचम हाउस, 5वां घर, प्रेम का है, भक्ति का है। भाई प्रेम भी तो, जो भक्ति है वो प्रेम से ही तो होती है। भक्ति एक प्रेम का ही तो रूप है। तो अगर उसमें सूर्य देवता बैठे हैं, इसका मतलब कि आप पिछले जन्म से श्री राम या लॉर्ड शिवा की भक्ति करते आए हैं। बेशक से आप इस जन्म में कहें कि भाई
मैं तो उनकी भक्ति नहीं कर रहा, मैं तो कोई मंदिर नहीं जा रहा, मैं तो कोई उनकी पूजा नहीं कर रहा। ठीक है, आप नहीं कर रहे, आप पिछले जन्म से उनसे जुड़े हुए हैं, पिछले जन्म में उनकी भक्ति करते आए हैं। जैसे कि मैंने बताया, बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में रिसेसिव जीन्स होती हैं और डोमिनेंट जीन्स होती हैं, तो वो कैरेक्टर आपका डोमिनेंस में नहीं आया। और अगर आपको और अगर इस जन्म में भी आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो आप कहाँ से कंफर्म करेंगे? आपका कुंडली का नवांश बताएगा। मतलब सूर्य जिस राशि में बैठे हैं, और अगर आपकी नवांश कुंडली में भी सूर्य उसी राशि से कनेक्शन बना रहे हों, वहीं बैठे हों, या पांचवें घर को सूर्य एस्पेक्ट कर रहे हों, तो इसका मतलब इस जन्म में भी आप लॉर्ड शिवा या श्री राम की भक्ति करेंगे। अन्यथा जब भी जाने अनजाने में आप कोई आध्यात्म की बुक पढ़ रहे हैं, या कोई पिक्चर आपके सामने आ जाती है, या मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और उनका कोई स्वरूप आपके सामने आ जाता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी भक्ति पिछले जन्म से उनसे जुड़ी हुई है, आपके चित्त में है, आपके अंतर में वो समाये हुए हैं। कई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पूरी गीता रामायण का ज्ञान होता है, क्योंकि उनके वो चित्त में समाई होती है, उसकी उन्होंने भक्ति की हुई होती है, और हो सकता है वो इस जन्म में भी कंटिन्यू करें। वो आपका नवांश चार्ट बताए। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, तो चंद्रमा कौन से डायटी को दर्शाते हैं? लॉर्ड कृष्णा को। मतलब आप पिछले जन्म में कृष्ण भक्त थे। और अगर आपने उसकी कंफर्मेशन लेनी है, तो कौन बताएगा? नवांश चार्ट। उसका कनेक्शन फिफ्थ हाउस से अगर किसी भी तरीके से आता है, तो आप इस जन्म में भी करेंगे, और अदरवाइज वो आपके कण कण में, रोम रोम में तो समाया ही है। आप उसको एज ए डाइटी, आप अपने प्रोफेशन को, अपने लक को, अपने आप को शांति देने के लिए उनको प्रे कर सकते हैं। क्योंकि 159 के जो लॉर्ड होते हैं, वो आपको हमेशा शक्ति देंगे, आपको लक देंगे, आपका प्रोफेशन ऊंचा करेगी। मतलब ज़िंदगी के हर फील्ड में अगर आपको कोई डाइटी नहीं समझ आ रहा है, तो पहले घर, पांचवें घर और नौवें से घर से जुड़े हुए डाइटी को आप प्रे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बुध देवता बैठ गए पांचवें घर में, तो बुध देवता कौन है? नारायण का रूप है। मरकरी कौन है? नारायण है या बुध है। तो आप नारायण से जुड़ी सेवा करेंगे। मतलब पिछले जन्म में आप नारायण भक्त थे, और अगर नवांश इस जन्म में आपको कंफर्म कर रहा है, तो फिर आप नारायण भक्ति करेंगे, और अदरवाइज वो आपके चित्त में समाई रहेगी। एंड आप यदा कदा जब भी नारायण के रूप में उनसे भेंट होगी, आपका मस्तक झुक जाएगा। और वैसे भी नारायण भक्ति क्या होती है? नारायण भक्ति होती है नर भक्ति। मतलब आपके अगर पांचवें घर में मरकरी बुध है, बैठा है, तो आप सेवा करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, और पूरा संसार, जो भी लोग मतलब आपसे जुड़े हैं, उनको लाभ होता रहेगा। इसी तरीके से बाकी ग्रहों का भी है। मंगल को ले लीजिए, शुक्र को ले लीजिए, शनि को ले लीजिए, और इनके लॉर्ड्स को आप वेरीफाई कीजिए। अब इस केस में आप कर्म से भी देख सकते हैं। कर्म हम कहाँ से देखते हैं? कर्म हम देखते हैं 10वें घर से। तो जो 10वें घर में प्लैनेट बैठा है, एक तो वो आपके कार्यस्थान को प्रभावित करता है, और दूसरा वारामिरा ने एक नवांश कुंडली का नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि आपकी लग्न कुंडली का 10th लॉर्ड जहां भी बैठा है लग्न कुंडली में, उससे जुड़ा आप काम करेंगे।
लेकिन अगर लेकिन आपका प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध को ये तो आप मतलब करेंगे मीन्स करते आए हैं, पिछले जन्मों से करते आए हैं। ये तो आपका संचित कर्म था, करते आए हैं। और मे बी यू विल डू प्रोफेशन रिलेटेड टू दिस लॉर्ड इन दिस जन्म ऑल्सो। बट आपकी डेस्टिनी क्या है? मतलब आपको ईश्वर ने क्या काम करने के लिए भेजा है इन रिलेशन टू योर कर्मा हाउस, ये कंफर्म करेगा आपकी नवांश कुंडली। अगर आपकी नवांश कुंडली में लग्न कुंडली का 10th लॉर्ड उस सेम राशि में बैठा है जिसमें लग्न कुंडली में है, तो इसका मतलब आप चाहें या ना चाहें, इट इज योर डेस्टिनी। यू विल वर्क रिलेटेड टू दैट ग्रह ओनली। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास दो कुंडलियाँ हैं। पहली कुंडली है मेष लग्न की। इसमें 10वें घर का स्वामी शनि है। 10वें घर के स्वामी शनि 7वें घर में शुक्र के साथ उच्च के होकर बैठे हैं। मतलब 7वीं राशि में शुक्र और शनि है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में भी इसने इंडस्ट्री रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड काम किया होगा। लेकिन इसकी कंफर्मेशन मतलब कहाँ से होगी? वो होगी D9 चार्ट से। अब इसका प्रारब्ध क्या है? ये तो उसने ठीक है किया था, लेकिन उसका प्रारब्ध क्या है? अब वो करेगा क्या? इस जन्म में क्या करेगा? वो प्रारब्ध उसका D9 चार्ट। मतलब कि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं 7वीं राशि में। तो चलिए देखते हैं कि अगर नवांशा चार्ट में भी शुक्र इसमें शुक्र की राशि में बैठे होंगे, तो इसका मतलब और शनि के साथ हैं, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा होगा तो आप सेम प्रोफेशन आपके लिए डेस्टिन्ड है, जो आप लास्ट लाइफ में भी करके आए थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी डेस्टिनी क्या है? आपको करना क्या चाहिए? कंफर्मेशन कहाँ से लें कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है? ये आपको D9 चार्ट बताएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि शुक्र शनि के साथ 12वें घर में शुक्र की यहाँ पर 7 राशि में थे, यहाँ 2 राशि में है, तो शुक्र की राशि में ही है। इसका मतलब अभी भी सेम प्रोफेशन होगा, इंडस्ट्री रिलेटेड काम आपको करना चाहिए। अगर हम दूसरा देखें एक चार्ट, तो ये मेरे पास है, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें बृहस्पति 11वें घर में बैठे हैं, और जब बृहस्पति 11वें घर में मंगल की राशि में बैठे हैं, इसका मतलब 5वें घर को देख रहे हैं और 10th लॉर्ड हो गए बृहस्पति, जो कि 11th हाउस में बैठे। मतलब टीचिंग प्रोफेशन इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कंफर्मेशन, डेस्टिनी क्या है उसकी? उसको करना क्या चाहिए? क्या उसको यही काम करना चाहिए? वो तो उसने प्रारब्ध, उस संचित कर्मों ने बता दिया कि उसका संचित वो पिछले जो इतने जन्म बीत गए हैं उनमें भी पढ़ाता है। मतलब उसके चित्त में ये टीचिंग का जो नॉलेज है उसके दिमाग में है, उसको ऑलरेडी ही इज गुड इन टू इट। लेकिन वॉट इज डेस्टाइंड, उसको डेस्टिनी किस ओर भेज रही है? अगर नवांश में बृहस्पति का जो 10th लॉर्ड का, जैसे कि D1 चार्ट में मंगल से कनेक्शन था, अगर इसी तरीके से कनेक्शन आया, इट मीन्स इट इज डेस्टिन्ड, उस व्यक्ति को ये करना ही पड़ेगा। डेस्टिनी आपको कोई चॉइस नहीं देती कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें, पर इट इज़ योर डेस्टिनी, जो कि आपको D9 बताता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो D9 चार्ट में बृहस्पति देवता फिर से मंगल की राशि में 10th हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ। मीन्स
this person can do profession related to teaching. और जब मैंने इस व्यक्ति की कुंडली देखी और कंफर्म किया, तो ही इज अ बिग प्रोफेसर एट इंटरनेशनल लेवल। सो देखिए कि आपको नवांशा चार्ट कैसे आपकी डेस्टिनी को कंफर्म करता है। तो इसी तरीके से आप भी अपना संचित कर्म का लग्ना चार्ट जिसे बोलते हैं, उसका 10th लॉर्ड देखिए वो किस राशि में बैठा है। अगर उसका कनेक्शन सेम राशि से नवांशा चार्ट में भी बनता है, दैट शोज योर डेस्टिनी, दैट इज योर डेस्टिनी एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट कर्मास एंड डेस्टिनी एंड नवांश ऑल्सो इन रिलेशन टू प्रोफेशन एंड डाइटिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन you can contact me at my Gmail address snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.